गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। मैं अपना इनफर्टिलिटी क्लिनिक चला रही हूँ सिंस लास्ट 35 इयर्स। आज हम कुछ एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? हमारे सब्जेक्ट में एंडोमेट्रियोसिस इज़ अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट एंड वेरी ट्रिकी ट्रीटमेंट, और इनफर्टिलिटी के ऊपर इसका खासा प्रभाव है। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस समझने के लिए पहले नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना पड़ेगा। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मंथ अंदर की जो लेयर होती है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, यूट्रस में 3 लेयर होती है। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, बाद में मस्कुलेचर एंड बाद में सीरोजल लेयर। तो हर महीने एंडोमेट्रियम की नई परत बनती है अंडर हार्मोन्स, एंड वो एवरी मंथ शेड होती है। उसी को मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग कहते हैं। पर किसी कारणवश इसका ओरिजिन और ये क्यों होता है, ये अभी तक पता नहीं चला है। इसके ऊपर अनेक हाइपोथेसिस और रिसर्च चल रहे हैं। बट इसमें बेसिकली ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो फैलोपियन ट्यूब द्वारा यूट्रस के बाहर जाके जगह जगह इम्प्लांट होता है। ये इम्प्लांटेशन कहीं भी हो सकता है। पाउच ऑफ डगलस, ओवेरियन सरफेस, ट्यूब्स, सेक्टल लिगामेंट, पेरिटोनियम, देन जिधर जिधर जगह मिलेगी वहाँ वहाँ ये बढ़ते ही जाता है। और हर महीने जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है उसी समय बाकी जहाँ जहाँ ये इम्प्लांट हुआ है वहाँ वहाँ ये बढ़ते जाता है, और धीरे धीरे पेशेंट को पता चलता है। इनिशियली ये अननोटिस रहता है, पेशेंट बॉदर नहीं करता है, परंतु जब ये बढ़ते जाता है तो इसके कारण बहुत से पेशेंट को पेन होता है, डल एकिंग पेन रहता है, खींचा खींचा सा लोअर एब्डोमेन होता है। फिर भी कई महिलाएं जल्दी जाती नहीं है डॉक्टर के पास। पर इनफर्टिलिटी कुछ बहुत रिलेटेड है एंडोमेट्रियोसिस से, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियोसिस बाहर फैलते जाएगा तो ट्यूब के फंक्शंस नहीं होंगे, ओवरी में ओवा नहीं बनेगा। ओवा निकलने के बाद, ओवुलेशन होने के बाद ट्यूब उस ओवा को यूट्रस के तरफ भेज नहीं सकती। स्पर्म्स यूट्राइन एंड के तरफ से फीमेल एंड की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि ये ट्यूब जकड़ जाती है एंडोमेट्रियोसिस के कारण। तो जब अगर किसी लेडीज को ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं, पेन होता है, बहुत नीचे नीचे जकड़ना जैसे कुछ सिम्टम्स आते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उस समय इनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और क्या हो रहा है ये पता करना चाहिए। आजकल बहुत सारे पेशेंट अवेयर है इसके बारे में, तो जल्दी से जाके अपना डायग्नोसिस क्या है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। इसके डायग्नोसिस में सोनोग्राफी पहले करेंगे, एंडोवेजाइनल सोनोग्राफी, एंड ऊपर से जो पर एब्डोमेन सोनोग्राफी होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये स्पॉट्स है। कभी कभी ये चॉकलेट सिस्ट भी बनती है, जो ओवरी में अगर इसका कलेक्शन चालू हुआ और वो बढ़ते ही गया तो अंदर वो जो ब्लड है वो चॉकलेट फॉर्म में हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है, उसको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। तो सोनोग्राफी में दिखता है। देन सबसे अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस अगर इसका करना है तो लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करना चाहिए। इसमें आपको पक्के से 100% पता चलता है। इट इज जस्ट लाइक अ इमेज व्हाट इज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यू कैन सी इन अ बिग फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म बाय लेप्रोस्कोपी। और इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट भी एट द सेम सिटिंग होता है। एंडोमेट्रियोसिस के जितने स्पॉट्स है उसको निकाला जाता है, चॉकलेट सिस्ट है उसको भी निकाला जाता है। उसके बाद कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन मंथली दे के बचा कुचा थोड़ा बहुत इम्प्लांट होगा उसको भी ठीक करते हैं। एक प्रकार से आर्टिफिशियल एमेनोरिया क्रिएट करते हैं, एंड देन बाद में आईवीएफ ट्रीटमेंट या इक्सी ट्रीटमेंट करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के प्रकार होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड स्टेज 4 तक होते हैं। माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में सिंपल ट्रीटमेंट से काम चल जाता है और आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। पर अगर ये अननोटिस रहा, स्टेज 2, स्टेज 3 तक गया, तो आपको इसके लिए ज़रूर ट्रीटमेंट करनी चाहिए और अच्छी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ओवुलेशन के लिए मेडिसिन देंगे, ओवा बनता है कि नहीं देखेंगे, ओवा मैच्योर होता है, ओवुलेशन होता है, और बरोबर वो इम्प्लांट हो रहा है कि नहीं, प्रेगनेंसी अचीव हो रही कि नहीं, ये भी देखा जाता है। बहुत सारे पेशेंट का पेन कंप्लेंट्स होता है, तो पेन भी इसमें रिलीव करने के लिए मेडिसिन आती है।
और एक प्रकार से एंडोमेट्रियोसिस की सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आप लोगों ने ज़रूर अपने नियर बाय कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पूछना चाहिए। अगर ये अननोटिस रहा तो ये बहुत ज़ोरदार तरीके से स्प्रेड होता है और पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। कभी कभी तो इसमें यूट्रस भी निकालने की नौबत आती है। इसलिए इसको टालने के लिए शुरुआत से ही आप लोगों को एंडोमेट्रियोसिस मन में रख के हर एक सिम्टम, हर एक अपनी तकलीफ डॉक्टर को बरोबर बता के इसका इलाज करना चाहिए। आज के ज़माने में इतना एडवांस साइंस हो गया है, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं कर सकते। सभी बीमारियों का इलाज बहुत प्रॉपरली होता है। फॉर एंडोमेट्रियोसिस इज वन ऑफ द ड्रेडफुल कंडीशन एंड टू अचीव अ बेबी you should go as early as possible to your doctor and get diagnosed and get treatment properly। मुझे लगता है आपको एक जनरल आइडिया एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आ गई होगी। आप इसके बारे में सोचिए और अगर मुझे कोई क्वेश्चन है आपके तरफ से तो मैं उसको सॉल्व करूँगी। आप मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।